Myself Dr. M.K. पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बच्चों, जैसा अपन ने जो नई यूनिट स्टार्ट की है उष्मागतिकी सेकंड, उसमें अपन ने सेकंड लॉ के जो है थर्मोडायनेमिक्स के जो द्वितीय नियम है उसके विभिन्न स्टेटमेंट पढ़े। फिर कार्नोट साइकिल हमने या कार्नोट चक्र के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। आज अपन पढ़ रहे हैं कार्नोट चक्र की दक्षता क्या होती है और कार्नोट प्रमेय क्या है, कार्नोट थ्योरम क्या है। तो कार्नोट चक्र की जो दक्षता है वह क्या होती है, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। एक ऊष्मा इंजन या कार्नो इंजन की दक्षता अवशोषित की गई ऊष्मा का वह अंश है जो पूर्णतया कार्य के रूप में परिवर्तित होता है। अब अपन एक ऊष्मा इंजन जो है कार्नो, उसके बारे में बात कर सकते हैं कि मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर ऊष्मा इंजन को, यहाँ पर कि ये ऊष्मा इंजन है। इसमें दो हमने ऊष्मा कुंड लिए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि उच्च ताप वाला जो ऊष्मा कुंड होता है उसको अपन स्रोत के रूप में लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पर ऊष्मा कुंड फर्स्ट कहा है और उसका ताप T1 है, उसका ताप ज़्यादा है। जबकि दूसरा जो है जिसका ताप कम होता है उसको सिंक के रूप में हमने लिया है और वह है ऊष्मा कुंड सेकंड है और उसका ताप T2 है, यानी कि T1 इज़ ग्रेटर देन T2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऊष्मा इंजन भिन्न भिन्न ताप वाले दो ऊष्मा कुंडों से जुड़ा रहता है। तो ये जो ऊष्मा इंजन अपन ने लिया है ये दो भिन्न भिन्न ताप वाले जो ऊष्मा कुंड है उनसे जुड़ा हुआ है। उच्च ताप वाले ऊष्मा कुंड स्रोत से यह ऊष्मा की कुछ मात्रा क्यूसित करता है और परिपार्श्व में कुछ धनात्मक कार्य W करके ऊष्मा की कुछ मात्रा Q2 कम ताप वाले ऊष्मा कुंड सिंक को दे देता है। इस ऊष्मा इंजन की दक्षता जो है वो हो जाएगी इप्सिलॉन W अपॉन Q1 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, जहाँ पर W जो है वह Q1 माइनस Q2 के बराबर है, जो कि इक्वेशन 13 में दिया हुआ है। अब देखिए, हमने पहले समीकरण 12 पढ़ी थी। जो क्या थी समीकरण 12? हमारे पास समीकरण जो थी W साइक्लिक अपॉन Q1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1, जो कार्नो चक्र की समीकरण है। आप इसलिए उसमें देख सकते हो। और तो अपने पास हो जाएगी इप्सिलॉन इज इक्वल टू W अपॉन Q1। अपन ने इसको ऐसे लिख दिया, उसके अनुसार अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो T1 माइनस T2 अपॉन T1 हो जाएगा। अतः समीकरण 12 व 13 से क्या हो जाएगा? इप्सिलॉन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1, जो समीकरण 14 में है। या फिर इसको अपन ये लिख सकते हैं कि इप्सिलॉन इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1, क्योंकि T1 का मान T2 से अधिक है, अर्थात T1 इज ग्रेटर देन T2, अतः इप्सिलॉन का मान सदैव धनात्मक होगा। अब हम समीकरण 14 से हम ये लिख सकते हैं इप्सिलॉन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू, अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो सॉल्व करेंगे तो Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो Q1 जो है 1 हो जाएगा और माइनस Q2 अपॉन Q1, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए Q2 अपॉन Q1 जो है वो एक में से घटेगा। इसका मतलब जो कार्नोट साइकिल है उसकी दक्षता जो हमारा उसकी जो हमेशा एफिशिएंसी होगी वह एक से कम होगी, क्योंकि एक में से कुछ घट रहा है। अतः हम ये कह सकते हैं कि इप्सिलॉन का मान सदैव एक से कम होता है, यानी एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज लेस देन 1 होता है। ठीक है, अब आगे अपन पढ़ते हैं कार्नोट थ्योरम या कार्नो प्रमेय क्या है। देखिए, कार्नो प्रमेय क्या होता है कि दो भिन्न भिन्न उत्क्रमणीय इंजन समान ताप वाले स्रोत या सिंक के मध्य कार्य करें तो उनकी दक्षता भी समान होती है, आप ये जानते हो। तो कार्नो प्रमेय जो है वो यही प्रमेय है, या इस कथन को ही अपन कार्मेय कहते हैं, कार्नो प्रमेय कहते हैं। क्या हुआ कि यदि दो भिन्न भिन्न उत्क्रमणीय इंजन समान ताप वाले स्रोत व सिंक
यानी सोर्स व सिंक के मध्य कार्य करे तो उनकी दक्षता भी समान होती है। उपरोक्त कथन को ही कार्नो प्रमेय कहते हैं। कार्नो प्रमेय को अगर प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि ये T1 व T2 वाले दो हमारे पास क्या है, एक स्रोत और सिंक है। यह है माना ताप T1 वाले स्रोत व T2 ताप वाले सिंक के मध्य दो इंजन कार्य कर रहे हैं, क्रमशः E1 व E' है। अब यदि कुछ समय के लिए हम ये माने कि इंजन E1 तो उत्क्रमणीय है जबकि E' उत्क्रमणीय नहीं है, ठीक है। चित्र में दिया हुआ है, चित्र में क्या दिया हुआ है कि दो जो है समान स्रोत व सिंक के मध्य कार्यरत दो इंजन हैं। अब उत्क्रमणीय इंजन E1 या उत्क्रमणीय इंजन E के अग्रिम चक्र से लिया गया कार्य W जो है वह Q1 व प्लस Q2 के, और उत्क्रमणीय इंजन E के विपरीत चक्र से लिया गया कार्य -W = -Q1 -Q2 के बराबर होगा। अनुत्क्रमणीय इंजन E1 में केवल अग्रिम चक्र होगा, उससे लिया गया कार्य जो है वो W' बराबर Q1' प्लस Q2' के बराबर होगा। अब माना कि इंजन E को विपरीत चक्र में चलाकर उसे इंजन E' के साथ जोड़ दे तो अग्रिम चक्र जो है अग्रिम चक्र में कार्यरत है, तो इसे संयुक्त रूप से लिया गया कार्य जो कुल कार्य होगा वो क्या होगा, WT के बराबर होगा। तो WT जो होगा वो हो जाएगा -W प्लस W' के बराबर। अब -W व प्लस W' की वैल्यू रखेंगे तो -Q1 -Q2 प्लस Q1' प्लस Q2' के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, यदि दोनों इंजनों से लिया गया कार्य समान हो तो विपरीत दिशा में होने के कारण इसे संयुक्त इंजन का कुल प्रभाव कार्य WT का मान जो है, या कुल कार्य प्रभाव जो है, या टोटल जो कार्य है, या कुल कार्य का मान 0 होगा। उस स्थिति में Q1' माइनस Q1 प्लस Q2' माइनस Q2 बराबर 0 होगा, अथवा Q1' माइनस Q1 बराबर माइनस Q2' माइनस Q2 के बराबर होगा। अब माना कि इंजन E' की दक्षता Y' का मान इंजन E की दक्षता Y से अधिक है। उस स्थिति में W' अपॉन Q1' जो है इज ग्रेटर देन W अपॉन Q1 होगा। चूँकि W' इज इक्वल टू W है तो 1 अपॉन Q1' इज ग्रेटर देन 1 अपॉन Q1 हो जाएगा। अतः Q1 इज ग्रेटर देन Q1' हो जाएगा, ठीक है। इस स्थिति में Q1' माइनस Q1 का मान ऋणात्मक होगा, अर्थात उच्च ताप वाले। इस स्थिति में क्या होगा, Q1' माइनस Q1 का मान ऋणात्मक होगा और उच्च ताप T1 वाले ऊष्मा कुंड से ली गई ऊष्मा का मान ऋणात्मक होगा। क्योंकि इस पूरे इंजन का कार्य प्रभाव 0 है, अतः द्वितीय नियम अनुसार इसमें ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप T1 वाले कुंड से निम्न ताप T2 वाले कुंड की ओर होना चाहिए, अर्थात Q1' माइनस Q1 का मान धनात्मक होना चाहिए। और ये तभी संभव है यदि अनुत्क्रमणीय इंजन E' की दक्षता E के बराबर अथवा उससे थोड़ा कम हो, अर्थात Y' इज वेरी वेरी लेस देन Y, जो कि समीकरण 20 में बताया गया है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि समान परिस्थितियों में किसी उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता एक अनुत्क्रमणीय इंजन की तुलना में सदैव अधिक होगी। ये इससे क्या है, निष्कर्ष निकलता है। ये इस निष्कर्ष अपने को याद रखना है। अब यदि हम दो उत्क्रमणीय इंजन E1 व E2 को दो समान कुंडों T1 व T2 से जोड़ दें तो दोनों इंजनों की दक्षता Y1 व Y2 में निम्न संबंध होना चाहिए। Y' is less than Y2 and Y2 is less than Y1। एक ही संयुक्त इंजन के लिए उपयुक्त दोनों स्थितियां केवल उसी स्थिति को संतुष्ट करती हैं या उसी स्थिति में संतुष्ट होती हैं कि दोनों इंजनों की दक्षता एक दूसरे के समान हो।
अर्थात E1 ε1 इज इक्वल टू ε2। यही कार्नो प्रमेय है, इसे ही कार्नो प्रमेय कहते हैं। अर्थात समान ताप वाले स्रोत व सिंक के मध्य कार्य करने वाले समस्त उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है। अब देखिए अपन कार्नो प्रमेय की एप्लीकेशन पढ़ते हैं। कार्नो प्रमेय से यह सिद्ध होता है कि किसी इंजन की दक्षता केवल स्रोत व सिंक के ताप का फलन है। अर्थात इप्सिलॉन इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर T1 एंड टेम्परेचर T2। हम जानते हैं कि किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता इप्सिलॉन जो है 1 माइनस Q2/Q1 है। अतः Q2/Q1 का अनुपात भी स्रोत व सिंक के ताप के फलन होगा। अर्थात Q2/Q1 इज इक्वल टू फंक्शन T1 T2 होगा। उपरोक्त परिणामों के आधार पर लॉर्ड केल्विन ने ताप पैमाने को परिभाषित किया, जिसके अनुसार ऊष्मागतिकीय पैमाने पर प्रत्येक कुंड का ताप उस ऊष्मा के तुल्य होता है जो एक उत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान उसमें से ग्रहण की जाती है अथवा उसको त्याग दी जाती है। अब देखिए, माना उच्च ताप वाले कुंड या स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा का मान Q1 है, वह कम ताप वाले कुंड या सिंक से त्यागी गई ऊष्मा का मान Q2 हो, तो इंजन की दक्षता हो जाएगी इप्सिलॉन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2/Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस Q2/Q1। इप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा, ये अपन ऐसे कह सकते हैं, T1 माइनस T2/T1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। उपयुक्त दोनों समीकरणों से हमारे पास फाइनल जो है वो ये समीकरण आ जाएगी Q2/Q1 इज इक्वल टू T2/T1 या Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2। अपन क्या कर सकते हैं, T2 को Q2 के नीचे ले आएंगे और जो है Q1 को जो है वो T1 के ऊपर ले जाएंगे, तो हमारे पास समीकरण ये हो जाएगी। तो हम समीकरण इसको हम ये लिख सकते हैं Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। अब देखिए, थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिर कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी पढ़ेंगे। थैंक यू। इस प्रकार से